हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज संडे है और यहाँ पर वैसे तो सामान्य रूप से कमेंट बॉक्स आया करता था, लेकिन बीच में ऐसा सिलसिला हुआ कि संडे को भी मैं एपिसोड्स लेकर के आया और कभी कभी सप्ताह भर की जो व्यस्तता रही है उस वजह से संडे में मैं एपिसोड्स लेकर के कमेंट बॉक्स नहीं आता था। कुछ खासा कमेंट में सवाल नहीं होता था, या तो आप सब नहीं पढ़ रहे हैं या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता। और मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके मन में कोई बात रह जाती है सेशन के दौरान तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए, उस एपिसोड में ही हम उसका जवाब लेकर के उपस्थित होंगे। ऐसे सवाल की संख्या ज्यादा होगी तो फिर कमेंट बॉक्स लाने में मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पीछे जो श्रृंखला शुरू हुई थी वो बीच में छूट गई। उसके 9 चैप्टर्स मैंने कराए और 3 या 4 एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशन और एक सुपरफ्लुअस वाला एक चैप्टर, 5 ये उसमें रह गया था। बीच में एसएससी वगैरह की थोड़ी एपिसोड्स आ गई और वोकैबुलरी वाले सेशन ने बहुत सारा समय उस बीच में लिया, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मैं। तो 1-2 सब्सक्राइबर है जिन्होंने कुछ खासा ही जिद किया और बहुत सारे लोगों की मांग थी कि सर मिरर ऑफ कॉमन एरर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया जाए। तो आज हम यहां पर उसी पीछे छूट चुके श्रृंखला के अगले एपिसोड के साथ उपस्थित हुए हैं। चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वही 30 सेकंड की समय सीमा आपको देंगे और ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर हर एक क्वेश्चन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो रिवीजन के तौर पर करिए, बनाइए और मुझे बताइए कि क्या आप 13 में 13 अंक ला पाए, क्या आप सब सही किए या कुछ नया सीखने के लिए मिला। तो इसी तरह से 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो इसको 4 एपिसोड में हम लेकर के आएंगे, 13 फिर 12 के लास्ट के 2 एपिसोड में वही 30 सेकंड की समय सीमा आपको देंगे। अब वैसे नए बच्चे जो अभी शुरुआत किए हैं, एरर से उतने फ्रेंडली नहीं है, एसएससी प्रीवियस ईयर वाले जो एपिसोड है एरर स्पॉटिंग के, उसके तो क्या हाल कर रखे हैं आपने। वैसे मैं इस पर अब कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये चैनल है, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित होता हूं, मर्जी आपकी है, क्योंकि घोड़े को घास तक लाया जा सकता है, खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। शॉपिंग मॉल और हर एक जगह पर बिजनेस वाले ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को खींचा जाए, खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। तो उसी तरीके से मैं आपके लिए एक पर एक कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। मेरे हिसाब से मैं आपकी जो दुखती रग है उसके दर्द को कम करने की कोशिश करता हूं। अब आपको क्या कम करना है, कैसे करना है, आप कहां से कर पाते हो, ये आपको डिसाइड करना है। हां, अगर मुझसे लगे कि कोई जरूरत आपकी पूरी होगी या हो रही है तो मुझे लिखिए, मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूं। जितना सक्षम हो पाएगा मैं अपनी तरफ से करूंगा। तो चलिए यहां पर हम फिर से एक बार मिरर ऑफ कॉमन एरर का जो सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट है उसको रीस्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले 13 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और जैसा कि मैंने शुरू से कहा है और हमेशा कहता आया हूं कि सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाए तो कमेंट में लिखकर साझा जरूर कीजिएगा, उसका जवाब लेकर के हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल रखने से पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी सी यहीं पर आपको बता देते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग इसके नाम से कंफ्यूज हैं, वो सिंटेक्स पढ़ के चले आए हैं। तो सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिंटेक्स एक दुनिया है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। मतलब इस चैप्टर में यह तय किया जाता है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरीके का वर्ब लगाया जाता है, उनका एग्रीमेंट कैसा है। 2 एग्रीमेंट है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा।
अब यहां पर बेसिकली है तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन इस चैप्टर में हम विशेष करके सब्जेक्ट को पहचानने का काम करते हैं, क्योंकि वर्ब तो पहले से क्लियर है कि वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो प्लूरल होता है, और उसके साथ अगर हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। दैट मीन्स आई हैव टू रिकॉग्नाइज माई सब्जेक्ट। इफ आई कैन अंडरस्टैंड द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आई विल अप्लाई सिंगुलर वर्ब। तो ये बहुत आसान है इसको इस नजरिए से देखना कि मेरा वर्ब तो फिक्स है, मुझे बस ये पहचानना है कि दिया गया सब्जेक्ट कैसा है या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कैसा है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब चुनेंगे, अगर वो प्लूरल है तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब चुनेंगे। यही इस चैप्टर में है, जहां पर कि कुछ प्रोनाउन के टर्म्स की चर्चा होती है, कुछ एडवर्ब की चर्चा होती है, और ग्रामर के अलग अलग हिस्से में जो कॉम्बिनेशंस आते हैं उसकी चर्चा होती है। आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कुछ चैप्टर को आपके सामने विस्तार से रखें। चलिए रखते हैं पहला सवाल। यहां पर जो है एक सुधार कर लीजिएगा और फिर हम इसका समय चालू करते हैं। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां एस लगा हुआ है हंड्रेड्स। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या है कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो कह रहा है 2 miles beyond that pasture was। आप नॉर्मली यही सोचते हैं कि इसके हिसाब से यहां पर लगा हुआ है। जनरली यही सोच आती है कि पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, यही कॉम्बिनेशन होता है। सीन hundreds of cattle including some lambs। अब यहां पर देखिए कि यहां 2-3 कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। पहला क्या है, पहला जो एक रूल है कि अगर एडवर्ब से शुरुआत हुई है सेंटेंस की या एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत हुई है सेंटेंस की, तो उसमें जो है पहले वर्ब लिखा जाता है, देन सब्जेक्ट लिखा जाता है, और इसी सब्जेक्ट को देखते हुए मेरा वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। और इस उल्टा लिखने को हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। मतलब है कि जब हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखते हैं, ये इन्वर्जन कहलाता है। तो एक तो यहां पर ये लगा हुआ है, तो पहला जो है ये 2 miles beyond that pasture, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखिए दूसरा क्या है कि उसके बाद इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो लगा हुआ है एनपीएन का। क्या लगा हुआ है? एनपीएन का। इसमें जो वर्ब होता है सिंगुलर या प्लूरल, वो पहले वाले के हिसाब से होता है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? हंड्रेड्स ऑफ कैटल। तो ये जो हंड्रेड्स है इसके हिसाब से आपको यहां पर वॉज नहीं वर लगाना चाहिए। क्या हो जाएगा? 2 miles beyond that pasture were seen hundreds of cattle including some lambs। तब जाकर के सही होगा। तो यहां पर जो जिस 2 कॉन्सेप्ट की चर्चा मैंने की है वो ये है कि पहला कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस से हुई है तो इन्वर्जन यूज होगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आगे जो है वो सब्जेक्ट उसका लिखा हुआ है। अगर इसको नॉर्मली समझने की कोशिश करिए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, आउटसाइड द होटल वर पार्क्ड 2 न्यू कार्स। अब देखिए ये चूंकि इसकी शुरुआत आउटसाइड द होटल हुआ है इसलिए वर लिखा गया है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 न्यू कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड द होटल। वो मेरा ट्रेडिशनल लिखने का तरीका है और उस लिखने में हमने सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से की है, एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस से नहीं की है। दूसरा जो यहां पर है वो एनपीएन से है, और तो इसीलिए इस सवाल का जवाब हो गया वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चले, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा इट इज नोटिस दैट द इलीट क्लास। अब ये जो इलीट क्लास है ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहां पर हैव नहीं हैज का प्रयोग होना चाहिए। बहुत ही आसान है, आराम से आपने इसको बना लिया होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब भी जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलीट क्लास के साथ वर्ब सिंगुलर, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया। यहां पर कह रहा है रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स। तो आपको एक नजर में फ्रेंड्स देख करके यहां पर हैव ठीक लग रहा होगा, लेकिन मुझे याद है कि रील्स में मैंने एक रील्स था जिसमें मैंने एज वेल एज की चर्चा की है, उसको भी शुरू करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे क्या है, हाँ आप लोगों को तो आदत है ना, छोटे छोटे, किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि 1 मिनट की वीडियो, मैं वो भी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्द उसको करें, क्योंकि क्लासेस होते हैं ऑफलाइन भी, अपना भी काम है और एडिटोरियल को खुद से पढ़ के करने में थोड़ा समय लगता है। तो खैर ठीक है, देखते हैं हम इसको भी। तो एज वेल एज के साथ क्या है कि अगर हम एक सब्जेक्ट के साथ बीच में एज वेल एज रख रहे हैं और उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट है, यानी कि हम नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब सिंगुलर या प्लुरल होगा वो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट यानी पहले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एज वेल एज से अगर दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ा जाता है तो उसमें जो वर्ब है वो पहले वाले के हिसाब से काम करता है। अब अगर हम लिख रहे हैं ही एज वेल एज, जनरली आपके मन में क्या आएगा कि आई के साथ एम होना चाहिए? नहीं, यहां पर इज होगा और इसके साथ प्लेइंग होगा। तो अब आप खुद ही सोच करके बताइए कि कितने लोग इसको इज लिखते होंगे या बोलते होंगे। बहुत संभाल करके और बहुत अच्छी ग्रामर की जानकारी रखने वालों को ही याद रहता होगा, नहीं तो हमारे जुबान पे तो फिक्स हो चुका है कि आई आया तो उसके साथ भैया एम लगाएंगे हम। लेकिन यहां पर क्या है कि इसके साथ ही के साथ इज है। अब आपके मन में होगा कि क्या सर हम आई को पहले लिख के ही को इधर लिख के उसके साथ एम लगा सकते हैं? तो बॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको यहां पर एक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट 2 3 1 फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 2 3 1 का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे तो फिर एक गलती वहां पर होगी। तो इसीलिए इसमें जो एज वेल एज है उसके हिसाब से मेरा सब्जेक्ट रितु है और इसलिए यहां पर हैव नहीं होना चाहिए, हैज। और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा कि एज वेल एज से जुड़े हुए दो नाउन प्रोनाउन में सब्जेक्ट जो है ओरिजिनल वाला, जिसके हिसाब से हम वर्ब अप्लाई करेंगे, वो पहला वाला होगा। ठीक है, अगर हम दो प्रोनाउन रख रहे हैं तो हमको हमेशा प्रोनाउन के नॉर्म्स 2 3 1 या 1 2 3 को ध्यान में रखना होगा। उस अरेंजमेंट के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, मैं कॉन्सेप्ट इसलिए लिखाते जा रहा हूं कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन करते जाइए। ये कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है ये, और आपके इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग के हिसाब से ही। तो यहां पर क्या है कि मोर देन वन जो है, इसके साथ जब हम नाउन लगाते हैं तो वो भी मेरा प्लूरल होता है। ठीक है, और इसके साथ प्लूरल नहीं, सिंगुलर होता है, और जो वर्ब लगाते हैं वो भी मेरा सिंगुलर होता है। मतलब ये है कि मोर देन वन को अगर हम सेंटेंस में रख रहे हैं तो मेरा जो नाउन होगा
वो भी सिंगुलर होगा और मेरा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मोर देन वन के साथ नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर दोनों होता है। तब यहां पर कह रहा है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, यहां तक तो ठीक है। अब यहां लगा दिया हैव, ये नहीं होना चाहिए, इसके साथ जगह पर होना चाहिए हैज, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में और बहुत सारे बच्चे ऐसा ट्रिक करके अपने टीचर को ब्लफ दे देते हैं क्लासरूम में, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए क्या होता है ना कि जहां इज है वहां आर कर लो, जहां आर है वहां एम कर लो, जहां हैव है हैज कर लो, हैज है तो हैव कर लो। ठीक है, जब मैंने चैप्टर वाइज कह के आपको दिया है कि हाँ ठीक है मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की टेस्ट लेने जा रहा हूं, तो आप उसमें ये खेला कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी जब नो एरर वाला आएगा तो आप फंस जाओगे। तो ये सही सही कैसे होगा? जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अभी मैंने आपको एक जानकारी दे दी कि भाई ये मोर देन वन जब आता है तो उसके साथ नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। और अगर ये आपको पता है तो सेंटेंस में दिया जाएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपसे गलती नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। ये तो ऐसा सवाल है जो बचपन से सिखाया जाता है। अब यहां पर क्या है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो डमी सब्जेक्ट होता है, जिसको आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, डमी सब्जेक्ट जो होता है, और वो कौन होता है? तो जनरली आपको मिलेगा दो ही, एक मिलेगा देयर और एक मिलेगा इट। ठीक है, इसका वाक्य के मीनिंग में कोई योगदान नहीं होता है, यह सिर्फ वाक्य की सुंदरता के लिए आता है। जैसे अब एक राजा था, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम वहां पर डमी लगाते हैं, देयर वॉज अ किंग। वर्षा हो रही है, वहां पर कैसे बनाएंगे? तो इट इज रेनिंग। तो यहां इट का कोई मतलब नहीं है, उस सेंटेंस पहले वाले में देयर का कोई मतलब नहीं है। तो इसके साथ जो हमेशा वर्ब सिंगुलर या प्लुरल होता है, बाद में आए हुए सब्जेक्ट, यानी जो असली सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यही होता है, और ये नाउन होगा, ये इसके हिसाब से ये एक्ट करता है। मतलब ये है कि शुरुआत में अगर आपको देयर और इट दिख रहा है और वो डमी सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो वहां पर आपका वर्ब अगले वाले के हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब कह रहा है कि इज देयर एनी डिफिकल्टीज, तो देयर मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, बात तो डिफिकल्टीज की हो रही है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? आर। और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और इस सवाल पर मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। यहां पर एज वेल एज है, दिख रहा है आपको, और जैसे ही यहां पर आ गया लीडर मेरा सब्जेक्ट हुआ, यहां आर हटा करके इसकी जगह पर एज हो जाएगा, और इसलिए सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी पिछले सवाल में मैंने इसकी चर्चा की है, नॉर्म्स भी लिखाया है कि एज वेल एज से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, दो नाउन या प्रोनाउन में मेरा जेन्युइन सब्जेक्ट जिसके हिसाब से वर्ब अप्लाई करना है पहला वाला होता है, तो यहां पर मेरा लीडर है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अगर आप यहां पर देखिएगा तो इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है वो कॉन्सेप्ट है आपका नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन
और अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहे तो इसके साथ जो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा वो निर्भर करेगा पहले नाउन पर, ठीक है, या प्रोनाउन पर, जो आपको ये बताएगा कि आपका वर्ब कैसा होगा। ये कहलाता है एनपीएन फार्मूला। अब अगर इस सेंटेंस को देखिएगा तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये ऑफ लगा हुआ है जो कि प्रेपोजिशन है और ये मेरा पहला नाउन है। अब इतना जो लंबा सेंटेंस है वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है कि वो रिक्वेस्ट क्या है उसकी जानकारी यहां से यहां तक दी गई है। क्या कि देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड। वर्कर्स यूनियन का रिक्वेस्ट है कि वो उनके जो मेहनताना है, उनकी जो मजदूरी है, वेजेस है, वो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो मेरा असली सब्जेक्ट देखिएगा तो वर्कर्स यूनियन के बाद यहां पर है वर। तो रिक्वेस्ट मेरा असली सब्जेक्ट है तो यहां पर वर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर वॉज होना चाहिए कि द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन वॉज, क्योंकि रिक्वेस्ट मेरा सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है। इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है और इसकी जानकारी मैंने आपको सवाल नंबर 1 यानी पहले सवाल में ही दी है। ये सेंटेंस की शुरुआत फिर देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस से हुई है, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अब यहां पर इज सीन है तो मेरा जो आगे होगा सब्जेक्ट वो है द हिमालयाज, जो कि प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहां पर होना चाहिए आर सीन। क्यों? क्योंकि फिर मेरे सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस से हुई है। आपको अगर ये ध्यान नहीं है, नोट डाउन नहीं किया, नोट डाउन किया तो पीछे पलट के देखिए अपने नोटबुक में वो पेज, पहला सवाल का एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर इस सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस से की जाती है तो वर्ब अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से एक्ट करेगा, जो कि यहां पर द हिमालयाज के हिसाब से। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और इस सवाल में भी कह रहा है द पब्लिशर सेज दैट देयर। अब फिर से ये डमी सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले 2-3 सवाल पहले बताया कि डमी सब्जेक्ट अगर आया है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आया है जिसका वाक्य के अर्थ में कोई योगदान नहीं हो बट सुंदरता के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो आगे होता है। तो जब यहां कह रहा है मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो यहां पर होना चाहिए देयर आर, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस सब में ज्यादा समय लगाने से समय की बर्बादी है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। तो अब देखिए, एक जो पॉलिटिक्स का मीनिंग आप जानते हैं, पॉलिटिक्स का मीनिंग जानते हैं, ये दो होता है। एक तो वो एक्ट है राजनीति जो सब लोग करते हैं थोड़े लेवल पर, ज्यादा लेवल पर, और नेता लोग तो खैर, और एक होता है पॉलिटिकल आइडियाज। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज और व्यूज। जब उसका मीनिंग नॉर्मल राजनीति है, ठीक है, एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जिसको कहिएगा, इसको आप राजनीति से ध्यान रखिए, तो ये आपका वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल आइडियाज की बात करेंगे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा यहां पर।
तो सिंपल सिंपल कह रहा है हिज पॉलिटिक्स, तो ये पूरे राजनीति की बात नहीं कह रहे, उसके पॉलिटिकल आइडियाज और व्यूज की बात हो रही है। तो यहां पर इज नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए आर। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये दो अर्थ वाले होते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, एक मेरा सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स का एक मीनिंग है जो कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट है वो, दूसरा मीनिंग है डेटा। तो डेटा के मीनिंग में स्टैटिस्टिक्स प्लूरल होगा और सब्जेक्ट के नाम के तौर पर वो सिंगुलर होगा। उसी तरीके से अगर इसका मतलब वो एक्ट है जिससे सरकार चलाई जाती है, जिससे देश में शासन होता है ना, तो उसको कहेंगे तो वो होगा वर्ब सिंगुलर, यानी राजनीति। और किसी के पॉलिटिकल आइडियाज और व्यूज की बात हो रही है तब वो हो जाएगा प्लूरल। इसलिए यहां पर इज की जगह पर आर लगा है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। और अभी फिर थोड़ी देर पहले अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर वाला और वो 2 माइल्स बियॉन्ड वाला पहला सवाल। अब फिर देखिए क्या कह रहा है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 बार्स। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बार्स जैसे है तो ये आर होगा। क्यों? क्योंकि फिर ये जो है एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होने वाले सेंटेंस की तरह हो गया। तो यहां पर मेरा क्या होगा, ये जो है 2 बार्स, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर होगा आर। इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस। और जैसे ही आप देख रहे हैं ईच, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और आपको पता है कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। और एडजेक्टिव में भी रख लीजिए वर्ब हमेशा सिंगुलर। और चूंकि यहां पर एनपीएन लगा हुआ है तो यहां पर क्या होगा, इच के हिसाब से हैव नहीं होगा, हैज होगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर हमेशा सिंगुलर। चलिए आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बच्चा वाला सवाल है, कह रहा है हर पग्नेशियस डॉटर, है ना। अब इस पग्नेशियस का मीनिंग मैंने आप सबको बताया है, तो कमेंट में लिख करके बताइएगा क्या मीनिंग होता है। ऑलवेज डू नहीं डज। क्यों? क्योंकि ये डॉटर सिंगुलर है, यहां पर ये प्लूरल नहीं लगेगा, डज लगेगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद है कि आज के सेशन में जो मिरर ऑफ कॉमर्स से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 13 सवाल मैंने आपके सामने रखे, सब आसानी से आपने सॉल्व किया और सभी के सभी आंसर सही हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। साथ में आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा, कुछ सीखने के लिए मिला, जरूर लिखिएगा जरूर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं इसमें से कितने कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता थे और कितने का आपने रिवीजन किया है। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये छोटा सेशन जहां पर मैंने कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नॉर्म्स को सवाल के साथ समझाने की कोशिश की, पसंद आया।
और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।